हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लासिकल थ्योरी में सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन क्लासिकल थ्योरी कि कैसे चीज़ें अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है। क्योंकि क्लासिकल्स का व्यू ही यही था कि कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है इकोनॉमी में तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या है, करेक्ट हो जाती है। तो इसमें जो 3 पार्ट्स होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही मेरी फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है क्लासिकल की थ्योरी में। तो क्लासिकल थ्योरी या मॉडल कह लो, उसमें क्या हमने अजम्पशन भी पढ़ी थी कि जो वेज रेट है, इंटरेस्ट रेट या प्राइजेस हैं, वो क्या रहते हैं, फ्लेक्सिबल। तो मतलब चेंजेस आती हैं। दीज इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको बढ़ाया या कम किया जा सकता है एनी अकॉर्डेंस विद द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए हम इस चीज़ों को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर सिचुएशन आती है अनएम्प्लॉयमेंट की एक इकोनॉमी में, तो क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई इन वेरिएबल्स की इस तरह से चेंज होगी कि दोबारा से आपकी इकोनॉमी कहाँ पर पहुँच जाए, ऑन द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। कि मतलब हम लोग इस तरीके से इन सभी चीज़ों को चेंज करवाएंगे कि आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वहाँ से निकला जा सके और दोबारा से हमें फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मिल जाए। अब पहले बात कर लेते हैं वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी की, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, दैट वेज रेट इज़ द फ्लेक्सिबल। वेज रेट फ्लेक्सिबल है, फिर इंटरेस्ट की बात करेंगे और लास्ट में प्राइजेस की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा है कि वेज रेट आपका क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, और ये ऑटोमेटिकली क्या है, एडजस्ट हो जाता है आपकी इकोनॉमी में टू द चेंज इन द सप्लाई एंड डिमांड फॉर लेबर इन द लेबर मार्केट। क्योंकि लेबर को मिलते हैं वेजेस, तो लेबर मार्केट का यहाँ पे दिया गया है। तो जी रियल वेज रेट क्या होता है, ये फंक्शन होता है डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर का, जो हमने पहले सारी क्लासिकल थ्योरी में डिस्कस किया है क्योंकि ये रियल वेज रेट को लेकर चलते हैं। डिमांड फॉर लेबर क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है रियल वेज के। अब मतलब आपके रियल वेजेस जैसे बढ़ेंगी तो डिमांड फॉर लेबर क्या होगी, कम होगी, और जैसे ही रियल वेजेस कम होगी डिमांड लेबर की क्या होगी, ज़्यादा। आप यही मानकर चलो ना, आप वेजेस लेबर को क्या है, रियल वेजेस अगर ज़्यादा चल रही हैं तो आप क्या करोगे, लेबर की डिमांड को कम रखोगे, और रियल वेजेस वैसे जितनी कम होगी डिमांड उतनी क्या रखोगे, ज़्यादा रखोगे। मतलब कम वेजेस पे आप लोग ज़्यादा लेबर्स की डिमांड करोगे। सो दैट मीन्स डिमांड फॉर लेबर इन्वर्सली रिलेट करता है रियल वेज रेट के साथ, लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रियल वेज रेट। डिमांड में तो इन्वर्स रिलेशनशिप देखा जाता है, वैसे ही क्या होता है, रियल वेज रेट बढ़ी, सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ जाती है। एंड रियल वेज रेट कम हुआ, सप्लाई भी क्या है, कम। अब ये लेबर की तरफ से देखना है ना, कि लेबर को देखो वेजेस ज़्यादा मिले तो वो चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, इनकी सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है। और वैसे ही अगर उसको कम वेजेस मिल रहे हैं, कम रियल वेज है, तो सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में क्या देखने को मिलता है, दैट देखो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब लेबर की डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई से कम है। डिमांड लोग लेबर की क्या करवा रहे हैं, कम करवा रहे हैं, लेकिन लेबर काम करना चाहती है। ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। एज अ रिजल्ट में क्या होगा, दैट मनी वेज रेट क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड जो लेबर की है वो क्या हो गई है, कम हो गई उसकी सप्लाई से। तो अब दोनों को क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल पे लेके आना होता है। तो मनी वेज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मनी वेजेस फॉल। इफ़ प्राइस लेवल क्या है, कांस्टेंट रहता है, और इफ़ द प्राइस लेवल मतलब फॉल तो करता है लेकिन लेस देन द फॉल इन द मनी वेजेस। हम यहाँ पे बच्चे लेकर चलेंगे कि प्राइस लेवल अभी आपका कांस्टेंट है, तो मनी वेजेस और रियल वेजेस में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर मनी वेजेस फॉल करती हैं मतलब रियल वेजेस भी फॉल करेंगी, मनी वेजेस बढ़ेंगी तो रियल वेजेस भी बढ़ जाएगी। सो फॉल इन रियल वेजेस क्या होगा, अब रियल वेजेस हमने क्या कर दी, कम कर दी, ठीक है, फॉल आ गया इसमें। अब क्या होगा, हमने यही कहा ना, फॉल इन द रियल वेजेस, यहाँ पे आ जाओ, फॉल इन द रियल वेजेस मतलब डिमांड लेबर की बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है जो अपने आप ही रिमूव हो जाएगी ना, क्योंकि ये चक्कर कहाँ से शुरू हुआ है,
दैट इज़ बाय फॉल इन द मनी वेजेस, क्योंकि हमने क्या किया, मनी वेजेस को फॉल किया। अब मनी वेजेस जितनी फॉल करती है उतनी रियल वेजेस भी फॉल करती है। अब रियल वेजेस फॉल करेगी तो डिमांड लेबर की बढ़ जाएगी और दोबारा से कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी। मतलब अपने आप ही क्या हुआ, जो अपनी रिस्टोर हो चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आपकी रिस्टोर होके बन गई फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का व्यू का था दैट इफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड होती है इकोनॉमी में देन क्या है, मनी वेजेस फॉल कर जाएंगी, क्योंकि हम मनी वेजेस फॉल तो रियल वेजेस फॉल हो जाएगी और डिमांड आपके लेबर की बढ़ जाएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। अब देखते हैं प्रोफेसर AC पिगू ने क्या कहा है, दैट इफ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में अगर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है इकोनॉमी में तो क्या होगा, मनी वेज ऑटोमेटिकली क्या है, कम हो जाएगी और दोबारा से आपकी सिचुएशन कौन सी आ जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट की। जिसके लिए उन्होंने अपनी ही एक इक्वेशन बताई है प्रोफेसर पिगू ने, दैट इज N इज इक्वल टू QY/W। और यहाँ पे N क्या है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल, कितनी आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो लोगों को। QY क्या है, दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज़ पेड एज वेजेस, मतलब ऐसा पार्ट नेशनल इनकम का जो आप लोग क्या है, किसी लेबर को जैसे रखा है उसको वेजेस देने में वो पार्ट चला गया। और W क्या है आपकी मनी वेज रेट। इट फॉलोज फ्रॉम अबव इक्वेशन दैट क्या है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब N एंड मनी वेज क्या है W, वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। एम्प्लॉयमेंट का और मनी वेजेस का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप। ठीक है, इफ़ दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम जो कि पेड करते हैं लेबरर्स को, QY लिया था ना, तो QY के बच्चे अगर कांस्टेंट है तो आपको क्या मिला, देन फॉल इन वेज रेट, अगर बच्चे फॉल कर देते हो, वेजेस कम करा देते हो, वो क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। सेम जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बताया ना, जो सारी के सारी आपने थ्योरी क्या पढ़ी थी कि रियल वेजेस बच्चे अगर कम हो जाती है डिमांड लेबर की बढ़ जाती है, बस वही इन्होंने चीज़ें को लिखा है कि अगर क्या है वेज रेट को कम करवा देते हो तो आपका लेवल है जो एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट लोगों को सभी को मिल जाएगी और आप अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से कहाँ बाहर आ जाओगे। ऑन द कंट्रेरी, इफ़ ड्यू टू प्रेशर है, अगर ट्रेड यूनियंस या गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो वेजेस कहाँ रखे जाते हैं, हाई रेट पे रखे जाते हैं, तो लेबर की मार्केट में इम्परफेक्शन आ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट वैसी की वैसी बनी रहेगी। इसीलिए तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि देयर विल बी नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है मार्केट फोर्सेस अपने आप ही ऑटोमेटिकली सब कुछ करेक्ट कर देती है। अब नेक्स्ट देखो फिगर की बात करेंगे, फिगर को मैं समझा देती हूँ। ये सारा बच्चे एक्सप्लेनेशन दी गई है फिगर की, आप यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट में मैं आपको फिगर एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमने फिगर में क्या लेना है, नीचे एक्स एक्सिस पे आपकी आएगी एम्प्लॉयमेंट कि कितना आप लेबर को एम्प्लॉय करवा रहे हो और वाई एक्सिस पे आपकी आएगी वेजेस कि कितने आपने वेजेस देने हैं लेबर को। वेजेस बढ़ेंगे, वही हमने कहा था, वेजेस ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कम, वेजेस कम एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे डिमांड कर्व लेबर की और सप्लाई कर्व लेबर की। डिमांड और क्या कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेबर की डिमांड, और सप्लाई कर्व कैसी होती है, अपवर्ड स्लोपिंग। ये हो जाएगी सप्लाई कर्व ऑफ दी लेबर। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब बच्चे हम लोग एक वेज रेट को फिक्स करवा देते हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम वेज रेट आ गया, ये हमारा इक्विलिब्रियम वेज रेट आ गया, दैट इज W। यहाँ पे हो आपका कौन सा पॉइंट आ गया, OW। हमने क्या किया, वेज रेट हमारा OW है जहाँ पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कट करवा देती है और हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है E पॉइंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इट मीन्स जो पॉइंट आपका E है वहाँ पे दोनों इक्वल हो गए और यहाँ पे सिचुएशन कौन सी है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आपकी बन गई, ये है WW। अब आगे बात करते हैं दैट इफ़ क्या है, वेज रेट इंक्रीज हो गया, मान के चलो हमने वेजेस को बढ़ा दिया और यहाँ पे आ गए इस पॉइंट पे, ये हम ले लेते हैं R पॉइंट। ठीक है, R पॉइंट ले लिया। अच्छा तब देखो डिमांड यहाँ पे है, सप्लाई इतनी है, ये आपने पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। ये मैं A पॉइंट ले लेती हूँ, ये B पॉइंट, और ये हमारे क्या थे R। तो दैट मीन्स हमने क्या किया, वेजेस को बढ़ा दिया, ओवर कर दिया, तब क्या है
लेस नंबर ऑफ लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मतलब ओ एम विल बी गेट एम्प्लॉयड, क्योंकि हमने डिमांड क्या है, पहले इतनी थी ना ये डिमांड यहाँ पे थी, मतलब ओ एन लेबर्स एम्प्लॉयड थे, लेकिन जब सिचुएशन यहाँ पे आ गई तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट हमने कम कर दी, क्योंकि वेजेस बढ़ गए, एम्प्लॉयमेंट क्या हो गई है, कम हो गई है। क्यों? बिकॉज जो वेज कर्व है आपकी आर वो क्या, हाँ, कट कर रही है डिमांड कर्व को ए पॉइंट पे, और ये शो क्या करवाती है कि ओवर वेज रेट पे सप्लाई कितनी है बच्चे, ओ क्यू। तो हम ये मानकर चलते हैं कि सप्लाई आपकी इतनी है, ये ले लीजिए कर्व को, ठीक है, सप्लाई आपकी कितनी है, ओ क्यू, लेकिन डिमांड लेबर की कितनी हो रही है, ओ एम। तो जिस वजह से आपकी सप्लाई ग्रेटर हो जाती है आपके डिमांड से। तो आगे है कि ये सिचुएशन कौन सी है, डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जो सप्लाई है ओ क्यू वो क्या है, डिमांड से ज़्यादा है। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ क्यू में से माइनस करवा दो ओ एम को, मतलब आंसर क्या निकला, एम क्यू। ये वाला आ गया ना, ये डिसइक्विलिब्रियम बता रहा है आपको इकोनॉमी में। अब क्या होगा, अनएम्प्लॉयड जो लेबर्स हैं वो काम करना चाहते हैं, लो वेजेस पे भी काम करने को तैयार हैं, तो वेज रेट आपका क्या हो जाएगा, दोबारा से फॉल हो जाएगा। फॉल कहाँ पे होगा, ओ आर से दोबारा से ओ डब्ल्यू पे आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा है कि जो आपकी सिचुएशन अराइज हुई है, ये कौन सी सिचुएशन है, ये है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की। इसका मतलब लेबर काम तो करना चाहता है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा। तो दैट मीन्स जो लेबर अनएम्प्लॉयड है वो किसी कोई भी वेज रेट मिले भले काम, मतलब लो वेजेस पे भी वो काम करना चाहेगा, क्योंकि उसको एक बार तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो दोबारा से क्या है, इकोनॉमी फिर से ओ आर से वेज रेट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है और दोबारा से कहाँ पे आ जाता है, ओ डब्ल्यू पे। और इस वेज पे क्या है, सभी को जो लेबर है अनएम्प्लॉयमेंट थी उसको क्या है, काम मिल जाता है। दिस वे जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है आपकी दोबारा से मेंटेन हो जाती है। अब ये तो था वेजेस बढ़ गए, वेजेस बढ़ने से दोबारा से आपको वेजेस कम करने पड़े, क्योंकि लेबर है कम वेजेस पे काम करने को तैयार है। अब आ जाओ बच्चे कि इफ़ वेज रेट फॉल कर जाता है, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक सिचुएशन, ये हमने ले लिया कि अगर वेजेस क्या है, फॉल कर जाती हैं, यहाँ पे ले लो आप टी पॉइंट को, टी पॉइंट तक फॉल की। अब देखो क्या होगी सिचुएशन, यहाँ पे ले लो, ठीक है, ये है टी पॉइंट। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि ये आपकी सप्लाई है और ये आपकी डिमांड है। इसका मतलब सप्लाई कम हो गई ना डिमांड से, और यहाँ पे हमने क्या था, सप्लाई इज ग्रेटर देन दी डिमांड। ऊपर सप्लाई ज़्यादा थी, नीचे क्या हो गई, सप्लाई कम है डिमांड से। तो इससे क्या होगा, दोबारा से आपके जो वेजेस हैं ओके फिर बढ़ जाएंगे, इतने हो जाएंगे। इससे क्या है, डिमांड एंड सप्लाई की कर्व अपने आप ही इक्विलिब्रियम को री इस्टेब्लिश कर लेगी एट पॉइंट ई पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या सिचुएशन दिखाई है, दैट योर सप्लाई इज लेस देन द डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई। पीछे से सप्लाई कम हो रही है, लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, जिस वजह से क्या होगा कि रियल वेजेस जो वेजेस हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा, ताकि ये सिचुएशन क्या होती है, जब वेजेस बढ़ जाते हैं डिमांड कम नहीं करवा देते, तो डिमांड अपने आप ही जो बढ़ी हुई है वो कम हो जाएगी, फिर सप्लाई दोबारा से किसके इक्वल आ जाएगी, डिमांड के इक्वल आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, रीएस्टैब्लिशमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रियल लाइफ में क्या होता है कि लोग अपनी मनी पूरी की पूरी गुड्स को मतलब और सर्विसेज को खरीदने पे स्पेंड नहीं करवा देते, बल्कि वो इनकम का अपना कुछ पार्ट क्या है, सेव करके रख लेते हैं। अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड फॉल्स इन द सेम प्रपोर्शन एज द अमाउंट ऑफ सेविंग। तो एग्रीगेट डिमांड आपकी क्या है, कम होना शुरू हो जाती है सेम प्रपोर्शन में जैसे आपकी सेविंग क्या है, कम होती है। तो व्हेन द इकोनॉमी अफेक्ट सेविंग, जब बच्चे सेविंग अफेक्ट हुई तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड भी फॉल कर जाती है, मतलब आपकी एग्रीगेट डिमांड लेस हो जाती है आपकी एग्रीगेट सप्लाई से। हाउएवर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या असर्ट किया था, सेज लॉ को, दैट वुड होल्ड गुड इवन इन द सिचुएशन ऑफ सेविंग। अब सेज लॉ क्या कहता है, दैट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कि आप जो जितनी बचत करके रख रहे हो कल को उसका क्या है, निवेश कर दोगे। इट इज़ बिकॉज क्या है, पीपल कन्वर्ट कर देंगे अपनी सेविंग को किस में, इन्वेस्टमेंट में। एज अ रिजल्ट
क्या हो जाएगा, एग्रीगेट ऑफ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों दोबारा से इक्वल आ जाएंगे एग्रीगेट सप्लाई के, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बची कहाँ से बनता है, सी प्लस आई। सी क्या है, कंजप्शन, आई क्या है, इन्वेस्टमेंट। ये दोनों फिर किसके इक्वल आ जाएंगे, एग्रीगेट सप्लाई के। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या व्यू रखा, दैट इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी, जब इक्वालिटी आ जाती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, तो आपकी इक्वालिटी किस में आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड में और एग्रीगेट सप्लाई में। तो जहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम हो जाएगा इन द गुड्स मार्केट। अब अच्छा, जहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं है, तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करवा के इन सभी को क्या कर सकते हैं, इक्वल करवा सकते हैं, और दोबारा से फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तक पहुँचा जा सकता है। अब इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब मैं ये यहाँ पे बता देती हूँ कि इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैसे फंक्शन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करता है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। एंड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी कम। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन आगे आ जाओ सेविंग पे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो सेविंग भी कम होती है, एंड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो सेविंग भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसमें क्या देखा जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो चेंजेस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर चेंज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोबारा से एक दूसरे के इक्वल आ जाती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती भी है इकोनॉमी में, इसका मतलब क्या है कि कई बार इन्वेस्टमेंट मान के चलो अगर कम हो जाती है आपकी सेविंग से, दैट मीन्स योर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन दी एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को ही हम लोग इन्वेस्टमेंट का फंक्शन मानते हैं और सेविंग किसका फंक्शन होता है, एग्रीगेट सप्लाई का। सो हम क्या करेंगे, इट विल रिजल्ट इन द फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ से ध्यान दो दैट आई इज लेस देन एस, सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। अब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग आएगा। बढ़ाओगे कैसे, ये देखो बढ़ाना कैसे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दो तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। सो दैट मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट में फॉल आ जाएगा, दोबारा से आपकी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, और एम्प्लॉयमेंट भी क्या है, बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो गई, दोबारा से फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मार्केट में आ गई। अब इसकी भी फिगर बना लेते हैं कि पहले क्या होता था, अब क्या होगा। कर्व आपकी वैसे ही बनेगी, चलो अब क्या लेना है, नीचे आपको लेना है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्स एक्सिस पे, ये आपने लोगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व्स को बनाना है ना, और वाई एक्सिस पे लेना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों फंक्शन होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के। यहाँ पे मैं आर डाल रही हूँ। अब एक्स एक्सिस पे आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट आ गया, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब हम देख लेते हैं। अब अच्छे यहाँ पे भी वैसे ही कर्व्स को बनाना है। डी डी कर्व आपकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की कर्व होगी, क्योंकि डी डी कर्व आपका क्या शो करता है कि डिमांड कर्व बनेगी आपकी कैपिटल की, मतलब इन्वेस्टमेंट कर्व बनेगी। इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या था, इनवर्स रिलेशनशिप, इस वजह से डाउनवर्ड। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या था, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो सप्लाई कर्व ऑफ कैपिटल क्या बनेगी, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी। ये दोनों कर्व्स कहाँ पे मीट हो रही है, ई पॉइंट पे, जहाँ पे आप ले लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आर चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, ये इंडिकेट क्या करता है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया आपका। अगर बच्चे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं, बढ़ा के क्या कर दिया मैंने, ओ आर वन, यहाँ पे आ गई मैं आर वन पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखो आर वन पॉइंट पे क्या शो हो रहा है, ये आपकी क्या थी, डी डी इन्वेस्टमेंट कर्व, ये क्या थी, सेविंग कर्व। तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है सेविंग से। अब क्या करना है, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट लेके आना है, तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए फिर से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो दोबारा से आप कहाँ पे पहुँच गए, ओ आर पे पहुँच गए। और अगर बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे आ जाओ, आर टू पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो कौन सी सिचुएशन है, ये सेविंग है, मतलब सेविंग इज ग्रेटर देन दी इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ क्या होगा, सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो डैट मीन्स हमें क्या है, ये वाली सिचुएशन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। अच्छा नीचे देखो, नीचे आपकी क्या हो रही है, ये सेविंग है। सेविंग मतलब
लेस है, ठीक है, सेविंग इज लेस देन योर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दोगे, दोबारा से बढ़ा दिया जाएगा। तो दोबारा से आपकी OR2 से सिचुएशन कहाँ पे आ गई, OR पे आ गई। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप चेंज करके दोबारा से गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ सकते हो और फुल एम्प्लॉयमेंट को दोबारा से रिस्टोर करवा सकते हो। तो ये थे आपकी इंटरेस्ट रेट वाली कर्व। लास्ट आ जाओ, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्राइस लेवल या चेंज इन प्राइजेस या इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इकोनॉमी में क्या होता है कि आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किस पे डिपेंड करती है, आउटपुट की वॉल्यूम पे, और एग्रीगेट डिमांड किस पे स्पेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ मनी पे। ये बच्चे जो सारी के सारी ये चीज़ें आपको बताई गई है ना, ये आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में आती है। यहाँ पे जस्ट आप उसका बेसिक कर रहे हो। अब ये होता क्यों है, क्योंकि बिकॉज आपकी मनी हम डिमांड करते हैं फॉर दी ओनली ट्रांजैक्शन मोटिव, क्योंकि क्लासिकल्स ने अजम्पशन क्या ली थी कि मनी को आप जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर ही यूज़ करते हो, मनी का और कोई फंक्शन नहीं होता। सो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी अगर क्वांटिटी मनी की क्या है, बढ़ जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी अगर क्वांटिटी मनी की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट पे आना है तो हमें कौन सी सिचुएशन चाहिए, वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। सो क्लासिकल्स क्या कहते हैं कि टोटल आउटपुट या फिर एग्रीगेट सप्लाई क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि क्लासिकल ने ये माना था कि एग्रीगेट सप्लाई आपकी क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है, जब हम यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की सिचुएशंस को पढ़ेंगे। अकॉर्डिंगली एग्रीगेट सप्लाई का फिर कैसे बन जाएगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये हमें फिक्स लेनी है। दस डिसइक्विलिब्रियम फिर करेक्ट कौन करेगा, आपका एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि अब हम एग्रीगेट सप्लाई को तो फिक्स रख दिया ना, तो एग्रीगेट डिमांड को ही चेंजेस लाके हम लोग डिसइक्विलिब्रियम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या प्रपोज की थी, यहाँ पे आ गई ना, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताई थी। ये थ्योरी होल्ड क्या करती थी, दैट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी रिजल्ट इन चेंज इन द प्राइस लेवल अलोन। अगर बच्चे क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आता है तो इससे किस में चेंज आएगा, प्राइस लेवल में चेंज आएगा। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे, कोई असर नहीं पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो आपका मनी है वो आपके क्या है, किसको इफेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल को इफेक्ट करेगा। तो आगे उन्होंने अपनी एक इक्वेशन भी दी थी, दैट एम वी इज इक्वल टू पी वाई। ये आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की इक्वेशन है। एम क्या है, सप्लाई ऑफ मनी, कितनी मनी की सप्लाई हो रही है। वी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक ही मनी का यूनिट कितने पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज हुआ। अब 20 रुपये मुझे मिले, वो 20 रुपीज़ मैंने खर्च करके एक शॉपकीपर को दे दी, उसके पास पहुंच गए 20, शॉपकीपर ने आगे अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लिया, उसने किसी और पर्सन को 20 दे दिए। तो ये होता है बच्चे वेलोसिटी ऑफ मनी, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम जो एक आपका यूनिट है मनी का वो पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज हुआ है एक साल के अंदर अंदर। ये हो गया। उसके बाद पी क्या है, प्राइस लेवल। वाई क्या होती है, ट्रेड ट्रांजेक्शन्स या फिर क्वांटिटी गुड्स और सर्विसेज की जो आपने मार्केट से ली है, ब्रॉड की है फॉर दी सेल पर्पसेस। तो ये आपकी वाई है, ये आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की इक्वेशन होती है। अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहती क्या है, दैट प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी और डिक्रीज करेगा विद डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। सो चेंज जो आता है क्वांटिटी ऑफ मनी या चेंज आता है प्राइस लेवल में, उसका कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन पे, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या बिलीव किया है कि मनी इज अ वे, मतलब यहाँ पे क्लासिकल्स क्या मान कर चलते हैं, मनी सर्व एज ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि लोगों में कोई भी देयर इज नो मनी एल्यूजन फाउंड इन द पीपल। इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि दे डू नॉट बिलीव दैट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी हैज़ इफेक्ट ऑन द रियल फैक्टर्स। तो इसका मतलब लोग क्या यहाँ पे मानकर चलेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मनी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट या फिर रियल वेजेस पे, लेकिन कहाँ पे पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल पे। तो ये थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात। अब हम पढ़ते हैं क्लासिकल्स ने क्या कहा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इन अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड के। इफ़ दे आर नॉट इक्वल, अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो मतलब डिसइक्विलिब्रियम आ गया। देन इस सिचुएशन में प्राइस लेवल को हम लोग चेंज करके कहाँ पे दोबारा पहुँच सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँचा जा सकता है। अब यहाँ पे भी
कर्व की हेल्प से क्या है समझ लेंगे कि कैसे आपका दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट को मैचअप किया जा सकता है। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स एक्सिस पे हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट का लेवल, और वाई एक्सिस पे आपको जस्ट लेना है प्राइस का लेवल, क्योंकि प्राइस लेवल को ही इंक्रीज डिक्रीज करवा के हम दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँच पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, फिगर में आपका एक्स एक्सिस शो हो गया, वाई एक्सिस शो हो गया। एग्रीगेट सप्लाई कब कैसे बनेगी, दैट विल बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमने एग्रीगेट सप्लाई को क्या रखना है, फिक्स रखना है ना, जो मैं हमने पहले ही बात की थी। अब अकॉर्डिंगली आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आएगा वो क्या है, डिमांड कर्व से निकल के आएगा। तो पहले हम ये इनिशियल डिमांड कर्व बना लेते हैं, दैट इज AD1। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें कहाँ मिल गया, इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे अब देखो प्राइस लेवल क्या चल रहा है, यहाँ पे प्राइस लेवल चल रहा है P, इस पॉइंट पे। तो दैट मीन्स इस प्राइस लेवल पे आपकी आउटपुट कितनी हो रही है, OQ। यहाँ तक हो गया। इसका मतलब आपकी बच्चे क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई को हमने फिक्स रख दिया, इनिशियल डिमांड कर्व है जो कट करवाती है एग्रीगेट सप्लाई को, हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, A पॉइंट पे उसको कट करवा देती है। अकॉर्डिंगली आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या मिला, OQ, और OP आपका क्या मिल गया, प्राइस लेवल। अब OQ आउटपुट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की आउटपुट है। अब सपोज करो कि फॉल आ गया क्वांटिटी ऑफ मनी में, क्वांटिटी ऑफ मनी में फॉल आ गया, मतलब कि आप लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कम करवा रहे हो, जिस वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी, फॉल कर जाएगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आपकी बनी एग्रीगेट डिमांड नीचे की तरफ, ये बन गई AD2, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई क्योंकि फॉल आई है आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी में, जिस वजह से सेविंग ज़्यादा करवा दी और एक्सपेंडिचर खर्चा क्या कर दिया, कम, जिस वजह से डिमांड आपकी फॉल हो गई, AD2 बन गई। इस सिचुएशन में बच्चे क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई आपकी ज़्यादा हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड से, क्योंकि आपकी एग्रीगेट सप्लाई तो यहाँ पे पड़ी है। तो हम सिचुएशन यहाँ पे पहुँच गए, मतलब इस लेवल पे पहुँच जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, द लेटर विल रिड्यूस प्रोडक्शन कॉजिंग फॉल इन द एम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो गई है, एम्प्लॉयमेंट में फॉल आना शुरू हो गया। अब इस सिचुएशन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे B पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने शो क्या करवाया है कि प्रोडक्शन में आ चुका है फॉल, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट शो करवाना है कि प्राइस लेवल आपका कितना लेके चला था, जिस वजह से प्रोडक्शन में आ गई फॉल। दैट इज़ आपकी प्रोडक्शन कितनी हो गई है, OQ1 की हो गई है, और पॉइंट आप आ चुके हो B पॉइंट पे। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे कि अगर फॉल आ जाता है एग्रीगेट डिमांड में तो फॉल किस में आ जाएगा, प्राइस लेवल में भी, क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये बन रहा है ना। अगर एग्रीगेट डिमांड में फॉल आ गया तो प्राइस में भी क्या आ जाता है, फॉल आ जाता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं C पॉइंट, मतलब आपको अब 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। तो इसमें फॉल आने की वजह से क्या हुआ, दोबारा से हम लोग रीस्टोर कहाँ पे हो जाएंगे, C पॉइंट पे, क्योंकि प्राइस क्या है। अब देखो जी, A से लेके B से लेके कहाँ गया, C पे, पहले इधर की तरफ गए फिर नीचे की तरफ गए। इसका मतलब प्राइस को कम करवाना पड़ा और दोबारा से आपका रीस्टोर कहाँ पे हो गया, C पॉइंट पे। अदर हैंड में अगर क्या है, क्वांटिटी मनी की बढ़ जाती है, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ। ये आपकी कौन सी अब बनी, AD3 बन गई ऊपर की तरफ, ये आ जाएगा 3 पॉइंट, ठीक है, AD3 बन गई। अब प्राइस लेवल क्या है, राइज कर जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस लेवल आपका बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, P2 ले लो, प्राइस लेवल OP2 हो गया। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को दोबारा से रीस्टैब्लिश कहाँ कर दिया जाएगा, E पॉइंट पे। अब E पॉइंट कौन सा होगा, E पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट होगा। दैट मीन्स आपका अब रीस्टैब्लिशमेंट का क्राइटेरिया कैसे चलेगा कि जब अगर तो प्राइस लेवल वही रखते हो, कांस्टेंट रखते हो D वाला, दैट मीन्स A से लेके D से लेके फिर कहाँ पे चले गए आप लोग, E पे, क्योंकि प्राइजेस को क्या करवाना पड़ा, इंक्रीज करवाना पड़ा वाया ADE। दस
कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से अगर डिसइक्विलिब्रियम आता भी है तो प्राइस लेवल अपने आप चेंजेस करवा के आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को दोबारा से क्या करवा देगा, रीएस्टैब्लिशमेंट। इसका मतलब क्या है बच्चे कि सी पॉइंट पे दोबारा आ गए। सी पॉइंट पे क्या है, एग्रीगेट सप्लाई आपकी वर्टिकली शो हो रही है, प्राइस लेवल को क्या करना पड़ा, कम करवाना पड़ा, और दोबारा से आप सी पे पॉइंट पे आ गए। और ऊपर देख लो, प्राइस लेवल को बढ़ाना पड़ा, दोबारा से आप ई पॉइंट पे आ गए। मतलब खड़े उतनी ही क्वांटिटी पे हो, जस्ट प्राइस लेवल को बढ़ा या घटा के आपने फुल एम्प्लॉयमेंट की लेवल को अचीव किया है। तो वैसे आपको आई थिंक थोड़ा टिपिकल ज़रूर लगा होगा ये वाली चीज़, क्योंकि अच्छा हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जब डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें जस्ट आपको इनके व्यू पॉइंट्स को याद रखना है, पूरा डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्वेश्चन में क्या आता है कि क्लासिकल थ्योरी को आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करो, सेल्फ मैकेनिज्म कैसे होता है, कि मतलब एडजस्टमेंट कैसे होती है, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अपने आप ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका अचीव हो जाता है किसी न किसी तरीके से। क्योंकि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हम पूरा इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे, कौन कौन सी इक्वेशंस दी गई थी, कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, प्राइस लेवल दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट कैसे हो रही है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जितना है आप उतना ही पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।